मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए साम्यवाद पर आधारित उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 19 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 20 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। एक रात जब माँ मेज के पास बैठी मोजा बुन रही थी और उक्रेनी उसे प्राचीन रोम के दास विद्रोह के बारे में पढ़कर सुना रहा था, किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया और जब उक्रेनी ने दरवाजा खोला तो वेसोचक्यू बगल में गठरी दबाए हुए अंदर आया। वह अपनी टोपी सिर पर पीछे की ओर सरकाए हुए था और उसके पैर घुटनों तक कीचड़ में सने हुए थे। मैं इधर से जा रहा था, देखा कि रोशनी हो रही है, सोचा मिलता चलूं। जेल से आ रहा हूं, उसने विचित्र स्वर में घोषणा की। पेला गया निलोना का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने बड़े तपाक से हाथ मिलाया। पावेल ने सलाम कहा है, उसने कहा। वह कुछ अटपटे ढंग से बैठ गया और उसने कमरे पर उदासी और शंका से भरी हुई दृष्टि डाली। मां को अच्छा नहीं लगता था। उसके चौकोर घुटे हुए सिर और छोटी छोटी आंखों में उसे कुछ ऐसी बात दिखाई देती थी जिससे उसे भय लगता था। पर आज उसे देखकर मां को खुशी हुई और उससे बातें करते समय वह बड़े प्यार से मुस्कुराती रही। कितने दुबले हो गए हो तुम, अंद्रेई, इसे थोड़ी चाय पिला दे। मैं तो समोवार गर्म ही कर रहा हूं, उक्रेनी ने रसोई में से आवाज दी। अच्छा, तो पावेल कैसा है? तुम्हारे अलावा किसी और को भी छोड़ा है? निकोलाई ने अपना सिर झुका लिया। पावेल तो वहां धीरज के साथ इंतजार कर रहा है, मेरे अलावा और किसी को नहीं छोड़ा है। उसने आंखें उठाकर मां के चेहरे की तरफ देखा और दांत दबाकर धीरे धीरे बोला, मैंने उनसे कहा, बस मैं बहुत भुगत चुका, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो मैं एक आध का खून कर दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आह, मां ने कहा। उसे एक आघात सा पहुंचा। निकोलाई की कुछ मुदी मुदी हुई तेज आंखों से मिलते ही मां की आंखें अनायास ही झपक गईं। फ्योदोर माजिन कैसा है? उक्रेनी ने रसोई में से चिल्लाकर पूछा। अभी कविताएं लिखता है क्या? मेरी समझ में नहीं आता रोग, निकोलाई ने सिर को झटका देते हुए कहा। आखिर वह अपने को समझता क्या है? कोई मैना है कि पिंजरे में बंद किया है और गाने लगी? लेकिन एक बात मेरी समझ में आती है, मैं घर नहीं जाना चाहता। घर जाकर करोगे भी क्या? मां ने विचारमग्न होकर कहा। खाली घर, न चूल्हा न चक्की, हर चीज बेजान। सर्दी में ठिठुरी हुई। वह कुछ भी न बोला, बस दबी दबी नजर से मां को देखता रहा। आखिरकार उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट जलाई और अपने चेहरे के सामने विलीन होते हुए धुएं पर नजर टिकाए हुए झुझलाते हुए कुत्ते की तरह खीसे निकाल दी। हाँ, मैं समझता हूं, हर चीज बेजान ही होगी, उसने कहा। फर्श पर सर्दी से अकड़े हुए तिलचट्टे होंगे, सर्दी में ठिठुरे हुए चूहे भी होंगे। पेला गया निलोना, क्या रात भर के लिए मुझे अपने यहां रहने दोगी? उसने मां की ओर देखे बिना भर्राई हुई आवाज में पूछा। क्यों नहीं, जरूर, मां ने जल्दी से उत्तर दिया। न जाने क्यों उसकी उपस्थिति उसे अखर रही थी। आजकल बच्चों को अपने माँ बाप तक पर शर्म आती है। क्या मतलब? मां ने चौंक कर पूछा। उसने कनखियों से मां को देखा और फिर आंखें मूंद ली, जिसके कारण उसके चेचक के दागों से भरा हुआ चेहरा सूरदासों जैसा लगने लगा। मैं कहता हूं कि बच्चों को अपने माँ बाप पर शर्म आती है, उसने आह भरकर फिर कहा। पावेल को तुम पर कभी शर्म नहीं आती, मगर मुझे अपने बाप पर शर्म आती है। मैं अब कभी उसके घर में कदम नहीं रखूंगा। मेरा न कोई बाप है न कोई घर। अगर मैं पुलिस की हिरासत में न होता तो साइबेरिया चला जाता और वहां के निर्वासितों को छुड़ा देता।
उन्हें भगाने में मदद देता। माँ का संवेदनशील हृदय समझ गया कि उसे बड़ी व्यथा है, पर माँ को उससे कोई सहानुभूति नहीं थी। अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम्हें चले जाना चाहिए। माँ ने केवल इस विचार से कहा कि कहीं उसके कुछ न कहने पर वह बुरा न मान जाए। अंद्रेई रसोई में से आया। क्या कर रहे थे? उसने हंसकर पूछा। मैं जाकर कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ, माँ ने उठते हुए कहा। निकोलाई कुछ देर तक बड़े ध्यान से उक्रेनी को देखता रहा, फिर सहसा बोला, मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को जान से मार देना चाहिए। अरे मगर क्यों? उक्रेनी ने पूछा। ताकि उनसे छुटकारा मिले। लंबा और दुबला पतला उक्रेनी कमरे के बीच में जेब में हाथ डाले अपनी एड़ियों के बल खड़ा झूम रहा था और निकोलाई को घूर रहा था, जो सिगरेट के धुएं के बादलों में घिरा हुआ कुर्सी पर जमकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कहीं कहीं लाली के धब्बे थे। उस ईसाई गोरगोब का तो मैं सिर फोड़ ही दूंगा, तुम देख लेना। क्यों? वह चुगलखोर और भेदिया है। मेरे बाप को जिन लोगों ने तबाह किया है उनमें वह भी है। उसने बाप को बिल्कुल मालिकों का पिट्ठू बना दिया है। वेसोचको ने अंद्रेई की तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता और विद्वेष का भाव था। तो यह बात है? उक्रेनी बोला। मगर कोई तुम्हें इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराएगा, सिर्फ बेवकूफ। समझदार और बेवकूफ सब एक ही जैसे होते हैं। निकोलाई अपनी बात पर अड़ा रहा। अपने को और पावेल को ही देख लो, तुम दोनों समझदार हो, लेकिन क्या मैं भी तुम्हारी नज़र में वैसा ही हूं जैसा फ्योदोर माजिन या समोइलो, या जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो? देखो, झूठ ना बोलना। खैर, तुम्हारी बात का यकीन तो मैं यूं भी नहीं करूंगा। तुम सब लोग मुझे दूर रखते हो, मुझसे खुलकर मिलते नहीं। निकोलाई, तुम्हारी आत्मा रोगी है। उक्रेनी ने उसके बगल में बैठते हुए बड़े कोमल भाव से धीमे स्वर में कहा। मेरी आत्मा तो रोगी है ही, पर तुम्हारी भी रोगी है। अंतर बस इतना है कि तुम समझते हो कि तुम्हारी आत्मा का रोग हमारी आत्मा के रोग से ऊंचे दर्जे का है। मैं यही कह सकता हूं कि हम सब एक दूसरे के साथ कुत्ते के पिल्लों जैसा बर्ताव करते हैं कि नहीं? बोलो। वह अपनी पैनी दृष्टि अंद्रेई के चेहरे पर गड़ाए दांत खोले उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। चेचक के दागों से भरे हुए उसके चेहरे का भाव नहीं बदला, पर उसके मोटे मोटे होठ यूं फड़कने लगे मानो किसी गर्म चीज से जल गए हों। मैं कुछ नहीं कह सकता। उक्रेनी ने वेसोचको के द्वेषपूर्ण तेवर देखकर उदास भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैं जानता हूं कि जब किसी आदमी के दिल के सब घाव हरे हो गए हों, उस समय उससे बहस करने से उसे कष्ट होता है। भाई, मैं इस बात को जानता हूं। मुझसे बहस करना बेकार है, मैं बहस कर ही नहीं सकता। निकोलाई ने आंखें झुकाकर अस्फुट स्वर में कहा। ऐसा मालूम होता है, उक्रेनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कि हम में से हर एक अलग अलग अपने कांटेदार रास्तों पर चलता रहता है और अपनी अपनी मुसीबत की घड़ी में हम में से हर एक तुम्हारी तरह व्यथा से तड़प उठता है। तो मुझे क्या समझा रहे हो? वेसोचको ने धीरे धीरे कहा। मेरी आत्मा खुखार भेड़िए की तरह हुंकार रही है। मैं तुम्हें कुछ समझाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि यह लहर गुजर जाएगी। मुमकिन है पूरी तरह नहीं, लेकिन फिर भी गुजर जाएगी। वह धीरे से हंसा और निकोलाई के कंधे पर हाथ मारकर कहता रहा, यह बच्चों की बीमारी की तरह है, जैसे खसरा होता है। यह रोग हम में से हर एक को कभी न कभी जरूर होता है। जो लोग मजबूत होते हैं उन पर असर कम होता है, जो कमजोर होते हैं उन पर असर ज्यादा होता है। यह रोग ठीक उस घड़ी हमें दबोचता है जब हम अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं, पर तब तक न तो हमने जीवन को ही पूरी तरह देखा होता है और न उसमें अपना स्थान ही पहचाना होता है। उस समय हमें ऐसा मालूम होता है कि मानो हम दुनिया की सबसे बड़ी नियामत हैं और हर आदमी हमारे ही पीछे पड़ा है। मगर कुछ समय बाद हम समझने लगते हैं कि दूसरे के सीने में जो आत्मा है वह भी हमारी आत्मा से कमजोर नहीं है।
और जब हम यह समझने लगते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। तब हमें शर्म आती है कि हम नक्कार खानों में अपनी तूती की आवाज़ लेकर क्यों गए, किसने सुना होगा उसे वहाँ। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि नहीं, हमारी तूती की आवाज़ पूरे संगीत में एक अच्छा योगदान है। यह बात अलग है कि अगर हम अकेले हों तो बड़े बड़े लोग हमें मक्खी की तरह कुचल डालते हैं। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? शायद, निकोलाई ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन मैं किसी बात पर यकीन नहीं करता। उक्रेनी हंसकर उछलकर खड़ा हो गया और बहुत जोर जोर से पांव पटकता हुआ इधर उधर टहलने लगा। मैं भी एक जमाने में नहीं करता था। काट के उल्लू, काट का उल्लू क्यों मैं हूं? क्योंकि तुम्हारी सूरत बताती है। सहसा निकोलाई मुंह फाड़कर जोर से हंसने लगा। क्यों, क्या बात है? उक्रेनी ने उसके सामने रुककर विस्मय से पूछा। मैं सोच रहा था कि वह भी कितना बेवकूफ होगा जो तुम्हारा दिल दुखाए। निकोलाई ने उत्तर दिया। कोई मेरा दिल क्यों दुखाने लगा? उक्रेनी ने अपने कंधे बिचका कर कहा। यह तो मैं नहीं जानता। वेसेचको ने विनोदपूर्वक मुस्कुरा कर कहा। मेरा तो मतलब बस यह था कि अगर कोई कभी तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे बहुत बुरा लगता होगा। अच्छा, यह बात है। उक्रेनी हंस दिया। अंद्रेई, माँ ने रसोई में से पुकारा। अंद्रेई बाहर चला गया। कमरे में अकेले बैठे बैठे वेसिचको ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर एक टांग फैलाकर, जिस पर वह चमड़ौदा बूट पहने था, बड़े ध्यान से उसे देखा और अपनी मोटी मोटी पिंडलियों को टटोल कर देखने लगा। फिर अपना मोटा सा हाथ उठाकर उसने अपनी हथेली और छोटी छोटी उंगलियों का निरीक्षण किया, जिन पर पीले पीले बाल उगे हुए थे। झुंझलाहट के साथ हाथ हिलाकर वह उठ खड़ा हुआ। जब अंद्रेई समवार लेकर कमरे में आया, उस समय निकोलाई आईने के सामने खड़ा हुआ था। बहुत दिन बाद मैंने अपना यह चौखटा देखा, उसने कहा, और फिर मुंह टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए बोला। क्या चौखटा पाया है? तुम्हें क्या फिक्र है? अंद्रेई ने कौतूहल से उसकी ओर देखते हुए पूछा। सासा कहती है कि आदमी के चेहरे में उसकी आत्मा प्रतिबिंबित होती है। सब बकवास है, उक्रेनी ने चिल्लाकर कहा। उसकी खुद की नाक कांटे की तरह और गालों की हड्डियां चाकू के फाल जैसी हैं, पर उसकी आत्मा सितारे की तरह चमकदार है। निकोलाई ने कनखियों से उसकी तरफ देखा और खिसें निकाल दी। वे चाय पीने बैठ गए। निकोलाई ने एक बड़ा सा आलू उठाया और रोटी के टुकड़े पर नमक छिड़क कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाने लगा, जैसे बैल जुगाली करता है। यहाँ का क्या हालचाल है? उसने मुंह में कौर भरे भरे ही पूछा। जब अंद्रेई उसे इस बात का सुखद विवरण दे चुका कि वे कारखाने में किस तरह प्रचार कर रहे हैं, तो वह फिर उदास हो गया। बहुत समय लग रहा है, बहुत ज्यादा। हमें और तेजी से काम करना चाहिए। उसे देखकर मां के हृदय में उसके प्रति एक विद्वेष की भावना जागृत हुई। जिंदगी कोई घोड़ा तो है नहीं कि उसे चाबुक से मार मार कर आगे बढ़ाया जा सके। अंद्रेई बोला। निकोलाई अपनी बात पर अड़ा रहकर सिर हिलाता रहा। बहुत समय लग रहा है, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? उक्रेनी के चेहरे को घूरते हुए उसने अपनी लाचारी प्रकट की और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। हम सबको पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है, यह काम है हमारा। अंद्रेई ने सिर झुकाकर कहा। आखिर हम लड़ना कब शुरू करेंगे? वेसोचको ने पूछा। यह तो मैं नहीं जानता कि हम लड़ना कब शुरू करेंगे, पर इतना मैं जरूर जानता हूं कि उससे पहले ही वे कई बार हमें मार मार कर हमारे शरीर में भूसा भर देंगे। उक्रेनी ने हंस हंस कर उत्तर दिया। जहां तक मेरी समझ में आता है, अपने हाथों में हथियार लेने से पहले हमें अपने दिमागों को लैस करना पड़ेगा। निकोलाई ने फिर खाना शुरू कर दिया और मां आंखें बचाकर उसके चौड़े चकले चेहरे को देखने लगी। वह उसके चेहरे में कोई ऐसी चीज ढूंढ रही थी जो उसके हृदय से इस लंबे तगड़े बलिष्ठ शरीर वाले व्यक्ति के प्रति विद्वेष की भावना दूर कर सके। उसकी छोटी छोटी
आंखों की कांटों की तरह चुभती हुई पैनी दृष्टि मां पर पड़ी और मां की भौहें फड़कने लगी। अंद्रेई बेचैन था। वह सहसा हंस हंसकर बातें करने लगता और फिर एकाएक सीटी बजाने लगता। मां को ऐसा लगा कि वह जानती है कि उसे क्या बात चिंतित कर रही है। निकोलाई अपने ही विचारों में खोया हुआ बैठा था और अंद्रेई जो कुछ कहता था उसका वह बहुत अपने मन से रूखा सा जवाब देता था। उस छोटे से कमरे में मां और अंद्रेई दोनों का दम घुटने लगा। वहां का वातावरण दोनों के लिए असह्य हो उठा। बारी बारी से कभी मां और कभी अंद्रेई आंखें बचाकर अपने अतिथि की ओर देखते। आखिरकार निकोलाई उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं तो अब सोऊंगा। वहां जेल में बैठे बैठे मैं तो पागल हो गया। फिर एकाएक एक दिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं चला आया। मैं बहुत थक गया हूं। सिर झुकाकर वह रसोई में गया और थोड़ी देर तक कुछ इधर उधर चलते फिरते रहने के बाद मानो मर ही गया। मां ने कान लगाकर सुना पर कोई आवाज सुनाई न दी। वह बड़ी भयानक बातें सोच रहा है। मां ने अंद्रेई से चुपके से कहा, बड़ा विकट आदमी है। उक्रेनी ने सिर हिलाकर कहा, मगर ठीक हो जाएगा। एक जमाने में मैं भी ऐसा ही था। हृदय में ज्योति जगने से पहले बहुत धुआं उठता है। मां, जाओ सो जाओ, मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा। वह एक कोने में चली गई जहां सूती कपड़े के पर्दों के पीछे एक चारपाई पड़ी हुई थी और बड़ी देर तक अंद्रेई उसके आहें भरकर प्रार्थना करने की आवाज सुनता रहा। जल्दी जल्दी अपनी किताब के पन्ने उलटता हुआ वह उत्तेजना से अपने माथे पर हाथ फेरता, लंबी लंबी उंगलियों से मूछें ऐंठता और पांव रगड़ता रहा। घड़ी टिक टिक कर रही थी। हवा पेड़ों में साए साए कर रही थी। हे भगवान! मां का एक क्षण स्वर सुनाई दिया, दुनिया में जितने लोग हैं सब मुसीबत के मारे हैं। न जाने सुखी कौन है। सुखी लोग भी हैं मां, अंद्रेई ने उत्तर दिया। जल्दी ही सुखी लोग बहुत हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास मां के भाग 20वें का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मां के भाग 21 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। नित्य नई घटनाओं के क्रम के रूप में जीवन जल्दी जल्दी बीतता रहा। प्रतिदिन कोई न कोई नई बात होती, पर मां अब इन घटनाओं से आतंकित नहीं होती थी। उसके घर में अनजाने लोगों का आना जाना बढ़ गया, जो रात को आकर चुपके चुपके अंद्रेई से बातें करते। फिर वे अपने अपने कोट का कॉलर खड़ा करके और आंखों पर अपनी टोपी झुकाकर दबे पांव चुपचाप अंधेरे में विलीन हो जाते। मां को उनमें से हर एक के हृदय में दबी हुई उत्तेजना का आभास था। ऐसा मालूम होता था कि उनमें से हर एक गाना और हंसना चाहता था, पर उसके पास इसके लिए समय नहीं था। वे हमेशा जल्दी में रहते थे। उनमें से कुछ गंभीर और व्यंग्यपूर्ण थे, कुछ ऐसे थे जो मस्त रहते थे और उनके चेहरों पर युवावस्था का उल्लास चमकता था। कुछ ऐसे भी थे जो शांत और विचारशील थे। मां ने देखा कि उन सब में विश्वास और लगन थी, और यद्यपि वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, पर ऐसा लगता था कि उन सबके चेहरे मिलकर एक ही चेहरे में बदल गए थे, जो एमाउस की ओर जाते समय ईसा मसीह के चेहरे से मिलता जुलता था। दुबला पतला चेहरा, उस पर शांत दृढ़ता का भाव, काली काली स्वच्छ आंखें जिनकी दृष्टि में कोमलता भी थी और साथ ही कठोरता भी। मां ने उन्हें गिना और अपनी कल्पना में उसने पावेल को उसके शत्रुओं की नज़रों से बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक भीड़ एकत्रित की। एक दिन शहर से घुंघराले बालों वाली एक चंचल लड़की आंद्रेई के लिए एक बंडल लेकर आई। जाते हुए उसने पीछे घूमकर अपने चमकते हुए पुलकित नेत्रों से मां को देखा। अच्छा कामरेड, सलाम, उसने कहा। सलाम, मां ने अपनी मुस्कुराहट को रोकते हुए कहा।
लड़की को बाहर छोड़कर आने के बाद वह जाकर खिड़की पर खड़ी हो गई और अपने इस कामरेड को छोटे छोटे फुर्तीले कदमों से सड़क पर जाते हुए देखकर मुस्कुराती रही। वह बसंत के फूल की तरह निर्मल और तितली की तरह चंचल थी। कामरेड, जब लड़की आंख से ओझल हो गई तो माँ ने बुदबुदाकर कहा, मेरी प्यारी बच्ची, भगवान करे तुम्हें कोई ऐसा सच्चा जीवन साथी मिल जाए जो उम्र भर तुम्हारा साथ दे सके। शहर से आने वाले इन लोगों में कोई ऐसी बात थी जो बच्चों से बहुत मिलती जुलती थी, जिस पर माँ मन ही मन बड़े गर्व से मुस्कुराती थी। पर उनका अटल विश्वास उसके हृदय को छू लेता था और उसे एक सुखद आश्चर्य भी होता था। दिन प्रतिदिन उसकी लगन उसके लिए अधिकाधिक स्पष्ट होती गई। न्याय की विजन के बारे में उनके स्वप्न उसके हृदय को गरमाते थे और उसमें पुलक भी भरते थे। पर न जाने क्यों जब भी वह उनकी बातें सुनती, वह उदास होकर आह भरती। उनकी बेहद सादगी और अपने सुख की हर बात के प्रति उनकी सराहनीय उदासीनता उसे विशेष रूप से प्रभावित करती थी। जीवन के बारे में वे जो कुछ कहते थे उसमें से बहुत कुछ वह समझने लगी थी। उसे ऐसा लगता था कि उन्होंने मनुष्य की विपदा के वास्तविक स्रोत का पता लगा लिया है और वह उनकी अधिकांश धारणाओं को स्वीकार करने लगी थी। पर अपने हृदय की गहराई से उसे यह विश्वास नहीं था कि वे जीवन को नए ढंग से ढालने में सफल होंगे या समस्त श्रमिक जनता को उस ज्योति के चारों ओर एकत्रित कर सकेंगे जो उन्होंने जगाई थी। हर आदमी को इस बात की चिंता थी कि आज वो अपना पेट कैसे भरे। कोई भी इसे कल पर उठा रखने को तैयार नहीं था। बहुत थोड़े से लोग उस लंबे और दुर्गम पथ पर चलने को तैयार होंगे। बहुत कम लोगों के पास वह दृष्टि होगी कि वे इस पथ के अंत में आने वाले मानव के बंधुत्व के राज्य की भव्य कल्पना कर सके। इसलिए वह इन सब नेक लोगों को उनकी दाढ़ियों और प्रौढ़ चेहरों के बावजूद, जो बहुधा थकन से मुरझाए रहते थे, अपने बच्चों जैसा समझती थी। बेचारे मेरे प्यारे बच्चों, वह सोचती और सिर हिला देती। पर उनमें से हर एक ईमानदार, गंभीर और बुद्धि संगत जीवन व्यतीत कर रहा था। वे दूसरों की भलाई की बातें करते थे और जो कुछ वे स्वयं जानते थे उसे दूसरों को बताने के लिए कोई कोशिश उठा न रखते थे। वह इस बात को समझने लगी थी कि इस जीवन के संकटों के बावजूद लोग उससे प्यार क्यों करते थे और एक आह भरकर वह स्वयं अपने बीते हुए जीवन के अंधकार में संकरे मार्ग पर दृष्टि डालती। धीरे धीरे उसके हृदय में यह शांत चेतना जागृत हुई कि इस नए जीवन के लिए उसका भी महत्व है। पहले वह समझती थी कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, पर अब वह इस बात को स्पष्ट रूप से देखने लगी थी कि अनेक लोगों को उसकी ज़रूरत थी और यह एक नया और सुखद आभास था। एक ऐसा आभास जिसकी बदौलत वह अपना मस्तक गर्व से ऊंचा करके चल सकती थी। वह नियमित रूप से पर्चे लेकर फैक्ट्री में जाती। इसे वह अपना कर्तव्य समझने लगी थी। पुलिस वाले उसे वहां देखने के आदी हो चुके थे और वे उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। कई बार उन्होंने उसकी तलाशी भी ली, पर हर बार पर्चे बंटने के दूसरे दिन जब उसके पास कुछ भी न होता, तब वह जानबूझकर संतरियों और जासूसों के मन में शंका उत्पन्न करती। वे उसे पकड़कर उसकी तलाशी लेते और वह बिगड़ती हुई इस अपमान पर बनावटी रोष प्रकट करती। उन्हें बेवकूफ़ बनाने के बाद वह अपनी सूझबूझ पर गर्व से फूली हुई वहां से चल देती। उसे इस मजाक में बड़ा आनंद आता था। वेसोचको को फैक्ट्री में दोबारा काम पर नहीं रखा गया। उसे एक लकड़ी की टाल पर लकड़ी के कुंदे, तख्ते और ईंधन ढोने का काम मिल गया। माँ प्रायः हर दिन उसे अपना बोझ ढोकर ले जाते देखती। पहले तो दो काले मरियल घोड़े दिखाई देते, जिनके पांव बोझ खींचने के परिश्रम से कांपते रहते थे। थकान के मारे उनके सिर डोलते रहते थे और वे अपनी नीरस व्यथित आंखें झपकाते रहते थे। उनके पीछे गीली लकड़ी का
खड़खड़ करता हुआ बड़ा सा लट्ठा या तख्तों का ढेर होता था, जिनके हिलने डुलने से बड़ी खड़बड़ होती थी। रासें ढीली छोड़े हुए निकोलाई घोड़ों के साथ साथ चलता रहता था। मैला शरीर, फटे कपड़े, भारी जूते, टोपी सिर पर पीछे की ओर सरकी हुई, वह इतना बेडौल और भद्दा दिखाई देता था जैसे जमीन में से किसी पेड़ का ठूंठ उखाड़ लिया गया हो। चलते समय उसकी आंखें जमीन पर गड़ी रहती थीं और उसका सिर भी ऊपर नीचे डोलता रहता था। उसके घोड़े सामने से आती हुई गाड़ियों या लोगों से अंधों की तरह टकरा जाते थे। लोग झुझलाकर निकोलाई पर चिल्लाते और भीड़ों के झुंड की तरह चारों तरफ से उस पर गालियों की बौछार होने लगती। वह न तो कभी जवाब देता और न सिर उठाकर ऊपर देखता ही, बस कर्कश स्वर में सीटी बजाता रहता और अपने घोड़ों से कहता रहता, चल बे चल। जब कभी अंद्रेई किसी विदेशी अखबार की नवीनतम प्रति या कोई पर्चा पढ़ने के लिए अपने साथियों को जमा करता, तो निकोलाई भी आकर एक कोने में बैठ जाता और 1-2 घंटे तक चुपचाप सुनता रहता। पढ़ना समाप्त करके वे नौजवान गर्मा गर्म बहस करते, जिसमें वेसोचको कभी हिस्सा न लेता, लेकिन सब लोगों के चले जाने के बाद भी वह बैठा रहता और अकेले में अंद्रेई से बातें करता। सबसे ज्यादा दोस्त किसका है? वह मुंह लटका कर पूछता। दोस्त तो उस आदमी का है जिसने सबसे पहले ही कहा होगा कि यह मेरा है। वह आदमी तो कई हजार बरस पहले मर चुका है, इसलिए उस पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, अंद्रेई मजाक में उत्तर देता, पर उसकी आंखों में एक बेचैनी रहती। और अमीर लोग और वे जो उनको सहारा देते हैं? उक्रेनी सिर पर हाथ रख लेता और अपनी मुंह नोचता हुआ सीधे साधे शब्द चुन चुन कर जीवन और लोगों के बारे में वह सब कुछ उसे बताने का प्रयत्न करता जो वह जानता था। उसकी राय में दोष सभी लोगों का था, पर इससे निकोलाई को संतोष न होता। अपने मोटे मोटे होठ भींचकर वह फिर हिलाकर इनकार करता रहता और कहता कि बात यूं नहीं है। आखिरकार वह उठकर चला जाता, उदास और असंतुष्ट। दोस्त किसी का तो होगा ही, एक दिन उसने कहा, और वे लोग यही हैं। हमें बड़ी निर्ममता के साथ अपने सारे जीवन को जंगली घास के खेत की तरह जोत डालना पड़ेगा। एक दिन टाइम कीपर ईसाई भी तुम्हारे बारे में यही कह रहा था। मां ने उसे याद दिलाया। ईसाई? वेसेचको ने कुछ देर रुक कर पूछा। हाँ, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। हर जगह चोरों की तरह घूमता रहता है और लोगों से न जाने क्या क्या पूछता रहता है। वह यहाँ भी आने लगा है और खिड़की में से झांकता है। खिड़की में से झांकता है? निकोलाई ने दोहराया। माँ चारपाई पर लेटी हुई थी, इसलिए वह उसकी सूरत तो नहीं देख सकती थी, पर जब उक्रेनी ने जल्दी से कहा, अगर उसे कोई और काम नहीं है तो आकर झांकने दो, हमारा क्या लेता है, तब माँ को आभास हुआ कि उसने कितनी मूर्खता की बात कही थी। यह बात नहीं है, निकोलाई बोला। वह उन लोगों में से है जिनका दोष है। क्या दोष है उसका? उक्रेनी ने तड़ से पूछा। यही ना कि वह बेवकूफ है। वेसच को बिना कोई उत्तर दिए बाहर चला गया। उक्रेनी थका थका सा धीरे धीरे कमरे में टहलने लगा। उसकी लंबी लंबी मकड़ी जैसी टांगों के घिसने की आवाज आ रही थी। उसने हमेशा की तरह अपने जूते उतार दिए थे ताकि पेला गया निलोना की नींद में विघ्न न पड़े, पर मां सो नहीं रही थी। मुझे उससे डर लगता है, निकोलाई के चले जाने के बाद मां ने चिंतित स्वर में कहा। हूं? उक्रेनी ने उन्नीदी स्वर में कहा। वह बड़ा झक्की है। मां उसके सामने अब कभी ईसाई की बात मत करना। ईसाई सचमुच जासूस है। इसमें हैरानी की बात भी क्या है? मां ने उत्तर दिया। उसका तो धर्मपिता भी राजनीतिक पुलिस में था। मुमकिन है निकोलाई उसे किसी दिन पीट दे। उक्रेनी ने कुछ बेचैनी के साथ कहा। देखा तुमने कि शासन करने वाले इन सभी लोगों ने आम लोगों में क्या भावनाएं पैदा कर दी हैं। जब निकोलाई जैसे लोग यह समझने लगे हैं कि उसके साथ कैसा न्याय किया गया है और उनका धीरज अपनी सीमा को पहुंच जाएगा, तब क्या होगा? पृथ्वी और आकाश पर खून की नदियां बह जाएंगी।
अंद्रेई, कितना भयानक होगा, माँ ने भयभीत स्वर में चुपके से कहा। लेकिन अगर कोई मक्खी न खाए तो कै क्यों हो? अंद्रेई ने 1 मिनट रुककर कहा। मगर मालिकों के अत्याचार से आम लोगों ने जो आंसुओं के सागर बहाए हैं, उनसे इन मालिकों के खून की एक एक बूंद पानी हो जाएगी। वह धीरे से हंसा और फिर बोला, इस बात से दिल को खुशी नहीं होती, मगर यह बात सच है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 21 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।